आज हम एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल खेल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा खेल जहां लोकतंत्र का नकाब पहनकर सुपर पावर्स अपने हितों के लिए देशों को तबाह कर देती हैं। चलिए इस खेल की परतों को खोलते हैं, एक ऐसे काल्पनिक लेकिन हैरान कर देने वाले सिनेरियो से जो शायद उतना भी काल्पनिक ना हो। सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेहरान में 32 बमों से एक बेहद सटीक हवाई हमला हुआ है। और निशाना कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हैं। इस हमले में खामेनेई, उनका परिवार और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं। अब ये एक ऐसा हमला है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश के दिल में घुसकर उसके सबसे शक्तिशाली नेता को खत्म करना आखिर मुमकिन कैसे हो सकता है। तो चलिए अब इस चौंकाने वाली घटना के पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। हम इस खुफिया ऑपरेशन के पीछे की थ्योरी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, ये जो थ्योरी है ये 3 हिस्सों में काम करती है। पहला, सालों तक गहरी घुसपैठ। सोचकर देखिए, दुश्मन की खुफिया एजेंसी, मान लीजिए मोसाद, ईरान के सबसे सुरक्षित किले IRGC के अंदर अपने जासूसों का नेटवर्क बनाती है। दूसरा, एकदम सटीक जानकारी। यही जासूस दुश्मन को लीडर की रियल टाइम लोकेशन और मीटिंग के समय की जानकारी देते हैं। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग का जाल बिछाना ताकि एक ही हमले में पूरे के पूरे लीडरशिप को एक साथ खत्म किया जा सके। ये दिखाता है कि कैसे सालों की प्लानिंग और इंटेलिजेंस से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक लीडर को रास्ते से हटाने से पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। चलिए अब इस हमले के नतीजों पर गौर करते हैं और समझते हैं कि ईरान जैसे देश सिर्फ एक इंसान पर नहीं टिके होते, बल्कि एक बहुत गहरे और मजबूत सिस्टम पर चलते हैं। अब ईरान की असली ताकत को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। सत्ता का केंद्र है सुप्रीम लीडर, जिसके पास फॉरेन पॉलिसी, सेना और न्यायपालिका पर आखिरी फैसला लेने की ताकत है। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए गार्जियन काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और सबसे ताकतवर IRGC जैसे पिलर्स खड़े हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक इंसान के जाने से बिखरने के लिए नहीं बना है। तो खामेनेई के बाद ईरान को चलाएगा कौन? देखिए, उनके संविधान के हिसाब से फौरन सत्ता संभालने के लिए एक 3 सदस्यों की इंटरिम काउंसिल बनेगी। लेकिन असली फैसला 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी, जो नए सुप्रीम लीडर को चुनेगी। और सबसे बड़ा दावेदार कौन है? खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई, जो अपने पिता से भी ज्यादा कट्टरपंथी माने जाते हैं। मतलब इस हमले से स्थिरता आने की बजाय शायद एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी शासन आ सकता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ईरान में सत्ता बदलना बच्चों का खेल नहीं है। IRGC सिर्फ 10 लाख सैनिकों की फौज नहीं है, वो ईरान की इकोनॉमी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और अंदरूनी सिक्योरिटी की कंट्रोलर है। और उन्होंने कसम खाई है कि अपने लीडर की मौत का बदला वो सबसे विनाशकारी हमले से लेंगे, जिसका मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक जंग का छिड़ जाना। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ईरान में हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुरानी आजमाई हुई एक प्लेबुक है, एक पैटर्न है जिसे सुपर पावर्स दशकों से इस्तेमाल कर रही हैं। पहला केस देखते हैं, 1954 का ग्वाटेमाला। वहां के राष्ट्रपति जैकोबो अरबेंज ने एक अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट की जमीन को गरीब किसानों में बांटने की कोशिश की। तो कंपनी ने सीधे व्हाइट हाउस को फोन मिलाया। नतीजा, CIA ने तख्ता पलट करवा दिया और देश 36 साल तक सिविल वॉर में चलता रहा, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मकसद एकदम साफ था, एक कॉरपोरेशन का मुनाफा। दूसरा उदाहरण है 1989 का पनामा। यहां असली खेल था पनामा कनाल पर कंट्रोल, जहां से दुनिया का 5% ट्रेड गुजरता है। जब जनरल नोरिएगा ने इस पर अमेरिकी कंट्रोल को चैलेंज किया, तो अमेरिका ने 24,000 सैनिक भेजकर देश पर हमला कर दिया और अपनी पसंद का एक पपेट प्रेसिडेंट बिठा दिया। मकसद, एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रास्ते पर कब्जा। और तीसरा मकसद होता है अपनी करेंसी की बादशाहत बचाना, जैसा 2011 में लीबिया में हुआ। मुअम्मर गद्दाफी डॉलर को चैलेंज करने के लिए सोने पर आधारित एक अफ्रीकी करेंसी गोल्ड दीनार बनाना चाहते थे। अगर ये कामयाब हो जाता तो दुनिया के 80% डॉलर ट्रेड पर असर पड़ता। नतीजा, नेटो ने लीबिया पर बमबारी की और गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया गया। तो इन सब घटनाओं को जब हम एक साथ देखते हैं ना, तो एक 4 स्टेप का पैटर्न, एक प्लेबुक सामने आती है। स्टेप 1, फेक न्यूज़ फैलाकर उस देश के लीडर को एक राक्षस की तरह दिखाओ। स्टेप 2, लोकल विद्रोहियों को पैसा और हथियार दो
ताकि वो सड़कों पर हंगामा करें। स्टेप 3, सेना के बड़े जनरलों को रिश्वत देकर खरीद लो ताकि वो सरकार का साथ छोड़ दें। और स्टेप 4, अपनी पसंद का एक कठपुतली नेता बिठा दो जो सिर्फ विदेशी कंपनियों और सुपर पावर के मुनाफे का ध्यान रखे। और ये हमें जियोपॉलिटिक्स के सबसे कड़वे सच पर ले आता है। जब भी किसी सुपर पावर के आर्थिक हितों पर, उनके ट्रेड रूट्स या डॉलर की बादशाहत पर खतरा आता है, तो वो लोकतंत्र का मास्क पहनकर पूरे देश को आग में झोंक देते हैं। और ईरान की जो मौजूदा स्थिति है, वो इसी ऐतिहासिक पैटर्न का सबसे नया और खतरनाक चैप्टर है। अब सवाल ये है कि दुनिया के उस कोने में जो कुछ भी हो रहा है, उसका हम पर, भारत पर क्या और कैसे असर पड़ता है। चलिए इस वैश्विक मुद्दे को अब अपने देश के नजरिए से देखते हैं। इसका असर हमें फौरन भारत में देखने को मिलता है। श्रीनगर में हजारों शिया मुस्लिम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहीं भारत में शिया आबादी के सबसे बड़े सेंटर लखनऊ में शोक सभाएं हुईं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात गौर करने वाली है। भारत के बाकी मुस्लिम समुदायों में इन प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो अलग अलग रिएक्शन है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस्लाम में शिया सुन्नी का बंटवारा असल में लीडरशिप के सवाल पर हुआ। सुन्नी मानते हैं कि लीडर आम सहमति से चुना जाना चाहिए, जबकि शिया मानते हैं कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार से ही आनी चाहिए। इसी वजह से शिया समुदाय ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और उनकी मौत को शहादत के तौर पर देखते हैं। तो इन सारी घटनाओं से, इस पूरे विश्लेषण से हम सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। तो देखिए, निचोड़ यह है कि दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी एक सुपर पावर के पाले में पूरी तरह से चले जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब बड़े देशों की लड़ाई होती है तो छोटे सहयोगी देश अक्सर कोलैटरल डैमेज यानी बलि का बकरा बन जाते हैं। इसीलिए भारत जैसे देश के लिए सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, मतलब अपने फैसले खुद लेना और अपने पार्टनर्स बहुत सोच समझकर चुनना। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस बदलती दुनिया में जहां सुपर पावर्स फिर से अपनी ताकत दिखा रही हैं, क्या सच में भारत जैसे देशों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वायत्त यानी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस रहना वाकई मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।